अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले मैं आपको एक रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बता दूं। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में उसने कहा जी न्यूक्लियस दरमियान में होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। वो भाई घूम तो रहे हैं लेकिन ना कि ये बताया, मतलब आर्बिट के बारे में नहीं बताया। मसलन न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम जो है उसके पास कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कहाँ पर हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन दूर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पास हैं? क्या है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्या है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका मास क्या होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका मास क्या होगा। बहुत सी चीज़ें नहीं बताई उसने। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब शेल का भी नहीं बताया, बस जी वो दरमियान में है, और न्यूक्लियस दरमियान में है, और बाहर जनाब वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें शेल वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, एनर्जी का, डायरी, कुछ भी। बोहर ने ये सारी चीज़ें बताई। तो बोहर कहता है जनाब कि आप एक जनरल एटम ले लें, उसमें इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ई है। कौन सा चार्ज है नहीं बताया, प्लस है, नेगेटिव है, कोई नहीं बताया। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज जी ई। द न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ये है, ये प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, और ये क्या न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है। तो भाई कोई बताया ही नहीं है कि प्लस है या ये नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे पास जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो क्या बनेगी, वो ये एक फार्मूला है मैथमेटिकली, कि न्यूक्लियस जो है वो मिडल में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। इसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो आर रेडियस है। ठीक है, ये चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है, ये अब चार्ज ये है और ये है। जारी बात है, कोई पता नहीं है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बस हम ई स्केयर ले रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, ये वैक्यूम परमिटिविटी है, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, उनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, स्पेस है। ठीक है, तो इसका जनाब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 8.84 × 10⁻⁻12 सी स्क्वेयर पर जूल पर मीटर है। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी तो करना है ना। ठीक है, इसको किस तरह बैलेंस किया जाएगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास F इज इक्वल टू mv² आर। ये बैलेंस तो करना है ना, सारी बात है, एक चीज़ मूव कर रही है तो बैलेंस उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। हम इस इक्वेशन को अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे देंगे। मैं इसको 3 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं कौन सा नाम दे रहा हूँ, 4 का। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 4, मैं इन दोनों को क्या करूँ, इक्वेट करूँगा। ठीक हो गया। अब जब मैं इक्वेट करूँगा तो इक्वलिटी में ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। लिखते हैं हम यहाँ पर जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर स्केयर इज इक्वल टू mv² ओवर आर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंपली हमने क्या करना है जनाब, इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज जो हम इस इक्वेशन को करेंगे, वो हम सबसे पहले ये देखना है कि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कुछ इस तरीके से करेंगे कि जनाब हम ये वाला जो ये जो वी स्केयर है इसको हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, सारी बात है, जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं उसे एक साइड पर रखते हैं, और जो चीज़ हमें मालूम होती है उसे हम क्या करते हैं, जो मालूम करनी होती है उन्हें सबको एक साइड पर ले जाते हैं। ये आर है ताकि कोई घुमान ना रहे आपको। ठीक है, लो भाई वी स्केयर इधर, ये आर तक सीम और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसी इक्वेशन के साथ हम लिख देंगे आर ओवर एम। ठीक है, इसी इक्वेशन के साथ हम लिख देंगे। तो ये मेरे पास बन गया जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर स्केयर ज़रूर। ये देखिएगा एम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तकसीम हो जाएगा, आर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, आर ओवर एम कर दूंगा। ठीक हो गया। अब जनाब हम इसके आगे क्या करेंगे, ठीक है, इसके आगे जनाब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू कट रही है। यहाँ पर आपके सामने ही है, ये आर स्केयर है, ये एक आर है, कट गया, तो ये आर तो ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक हो गया ना। तो अब हमारे पास वैल्यू में ये हमारे पास अगली क्वेश्चन क्या बनेगी, ठीक है, जी ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये आर, ये वाला, ये आर तो कट गया, इसके साथ एक ही बचना था। ठीक है, तो ये एम वैसे ही नीचे था, इसको हम इधर ही लिखेंगे। ठीक है, एम हो गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्केयर। अच्छा अब ठीक है, अब हमारे पास ये वी स्केयर हो गया। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, आर इधर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके जो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी, जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, आप सबको पता ही है, आर ने इधर जाना है, वी ने इधर आना है, वी स्केयर एम
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब जनाब हमारे पास कहता है कि इस इक्वेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रा देख लीजिएगा। रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द इट्स वेलोसिटी। रेडियस जो है उसका वेलोसिटी के साथ क्या लगा है, इन्वर्स का। मतलब ध्यान कीजिएगा मेरी बात पर, ये मैं ड्रा करता हूँ। ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पहले न्यूक्लियस के पास है, ये न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस और दूर है, तो ये रेडियस हो गया, इधर से ये रेडियस हो गया, इस शेल के मुताबिक ये रेडियस हो गया। ठीक है ना, आर। तो इसका क्या तल्लुक है हमारे पास, ध्यान कीजिएगा, रेडियस का वेलोसिटी से इन्वर्स, मतलब जितना रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन स्क्वायर के मुताबिक 2 गुना कम होती जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ेगी जब रेडियस कम होगा, तो रेडियस किसका कम है, पहले शेल का। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विच इज़ नियर टू द न्यूक्लियस इज फास्टर देन द इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर। अब हम इसमें वेलोसिटी के फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, और वी यूज़ द एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी के फैक्टर को हम क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं भाई, हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ से लेना चाहते हैं ना। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा आगे, तो ताकि इसमें से कुछ अच्छा, तो एलिमिनेट करने के लिए एंगुलर मोमेंटम हम यूज़ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 या 6 के अंदर आपने डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। उसकी वैल्यू जो होती है आपके पास क्या होती है जनाब, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये v है, इसे इधर ही रहने दें, m इधर है, r इधर है, इन दोनों को इधर आप ले आएंगे। ठीक है, v इधर ही हो गया, क्या हो गया जनाब, ये NH। ठीक है, mr, mvr इज इक्वल NH/2π। ठीक है, mr इधर आ गया, 2π इधर पहले का ही मौजूद था, mr तो इधर से आया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये यहाँ से v² को एलिमिनेट करना था, समझ आ गई ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, v, तो इसका आप स्केयर लेंगे ना उधर वैल्यू को, इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये मैंने इसका क्या किया, स्केयर ले लिया। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये π² हो जाएगा। अब ये जो v² है इसे हम उस वैल्यू में पुट करेंगे। तो मैं दूसरी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ, वो है g²। ठीक है, ओवर 4πε/r, 4πε/r। ठीक है, और क्या है v²m, ये, और इसके बराबर क्या था r। ये v² जो है ये आप देख रहे हैं, ये v², ये इसके बराबर है। तो v² की जगह मैं ये सारी वैल्यूज़ क्या करूँगा, पुट करूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए आप, r हो गया, लिखूँगा इसको, g² हो गया, ये क्या है 4πε/r। v² की वैल्यू क्या लिखूँगा, इसकी जगह ये वैल्यू लिखूँगा, और वो क्या है n² h² ओवर m² r² 4π²। ठीक है, और ये v² की वैल्यू होगी, और ये तो आपको पता है m इसके साथ ऑलरेडी मौजूद था, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है हम। अच्छा जी, तो जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमने इसको ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, आपके सामने ये वैल्यू है r है। अब हम इसको वेरीफाई थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। लो भाई ये देख लें आप, ये वैल्यू नीचे है, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये वाला जो m² है ये हमारे पास इस m के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और ऊपर सिर्फ m जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा g², ये mr² 4π² ऊपर चला जाएगा, mr², और उससे पहले ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, और ये पाई की वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर तो सिर्फ क्या जाएगा, पाई की वैल्यू जाएगी। ठीक हो गया जी हमारे पास। ठीक है, और देन हमारे पास आ रहा है, और बच क्या रहा है हमारे पास, εr n² h², εr n² h² इज इक्वल टू ये r बच रहा है। ठीक हो गया। अब जनाब हम देखते हैं ये क्या है, r² है, ये जनाब क्या होगा, ये एक इस r से तो ज़ाहिर बात है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी, तो ये कट जाएगा, तो इस r को आप इधर ही रहने दें। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप उधर ले जाएं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो कौन सी है, εr n² h²,
एप्सिलॉन आर एन स्केयर एच स्केयर ये वैल्यूज़, ठीक है। और ये जी स्केयर, जी हमारे पास क्या है, जी ई स्केयर, ठीक है। मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे ना, ठीक है। ये चूँकि इधर आया है, ठीक है, और इधर आ जाएंगे जी ई स्केयर, और हमारे पास ये क्या हो गया, एम, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पाई, ठीक है। तो अब हाँ देखिएगा हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आ रही, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एन स्केयर एच स्केयर और जी ई स्केयर एम पाई, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। बुक के ऊपर भी यही फाइनल वैल्यू ड्राइव की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं हमने भी कौन सी ड्राइव की थी, एप्सिलॉन आर एन स्केयर एच स्केयर, तो ये देखें एप्सिलॉन आर एन स्केयर एच स्केयर, और ये क्या हो गया, जी है, ठीक है, और ई स्केयर एम पाई, ठीक है। इधर भी आप देख लें वही वैल्यू है, जी ई स्केयर पाई एम जो वैल्यू, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, हम क्या करेंगे, ये फैक्टर जितने भी है ना, एप्सिलॉन आर एच स्केयर, ठीक है, एप्सिलॉन आर एच स्केयर, और यहाँ से देख लें कौन कौन से हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं, पाई एम, ठीक है, पाई एम ई स्केयर, पाई एम ई स्केयर, पाई एम ई स्केयर, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट कौन नहीं है, जी प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और इधर से ये कांस्टेंट नहीं है एन स्केयर, क्यों, एन तो रेडियस के साथ करेगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाती हैं वो कौन सी वैल्यूज़ बच जाएंगी हमारे पास, ये आर है, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, एन स्केयर, ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, बच रही हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर एन स्केयर, ठीक है। जी तो प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। तो जी जो प्रोटॉन नंबर है हम उसको देख लेते हैं, प्रोटॉन नंबर हम उसको वन वन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी बात हमने यही कहा था ना, जी प्रोटॉन है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, वन कंसिडर कर लेंगे, तो आर इजिकल टू एन स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको आगे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया कि ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा लगना था, प्रोपोर्शनैलिटी का, इन, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू जब कैलकुलेट की, जो कि सारी कांस्टेंट है ना, आपको पता है, एप्सिलॉन है, वैक्यूम परमिटिविटी है, प्लंक्स कांस्टेंट है, मास है, पाई है, चार्ज है, सारा। तो इनकी वैल्यू जो हमारे पास निकली थी कैलकुलेट करके, वो हमारे पास आई थी 0.529 एन स्केयर, ये हमारे पास इसकी क्या हुई थी, वैल्यूज़ आई थी, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं, कैसे डिस्कस करेंगे हम इसको, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारे पास आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्केयर। अब हम देखते हैं कि जनाब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये यूनिट है इसका एन आर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आप जब लेंगे R1, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप पहले शेल की बात कर रहे हैं, तो 0.529, ठीक है। तो पहला शेल, एन देखे ना शेल नंबर है, तो पहला आर्बिट नंबर यानी कि पहला 1 इसकी वैल्यू पुट की, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इधर हैं R2 करेंगे, 0.529 करेंगे, चूँकि दूसरा शेल है तो दूसरे शेल की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 2 ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर तो आपको पता ही है 0.529 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर से हल करेंगे, 0.529 को 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 2.11। इसी तरीके से आप यहाँ पर अब ले लेंगे R3, ठीक है। तो ये 0.529 तीसरा शेल स्केयर लेंगे, तो इसका आंसर जब कैलकुलेटर से हल करेंगे कितना होगा, 4.75, ठीक है। इसी तरीके से जनाब चौथे शेल की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी 8.4। इसी तरीके से आगे आप चलते जाएंगे तो वैल्यू आएगी 13.22, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप जब कैलकुलेट करते जाएँ। अच्छा, इसका जनाब अब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन यही है कि जनाब कंपैरिजन ऑफ द रेडियस शोज दैट डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू हायर, बट डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। पहला शेल जो है वो न्यूक्लियस इस फासले पर है, दूसरा इस फासले से है, तीसरा इस फासले पर है, चौथा इस फासले से है, पांचवा इस फासले पर है। ये कांस्टेंट डिस्टेंस है नहीं, कांस्टेंट तो होता है ना जी, पहला 0.529 पर है, दूसरा 0.529 ज़रब 2 होना था, तीसरा 0.529 ज़रब 3 होना था, लेकिन नहीं, वो स्केयर के हिसाब से बढ़ है। तो न्यूक्लियस से शेल जो हैं वो कितने फासले पर वाक़ हैं, इक्वल फासले पर वाक़ नहीं हैं। तो अब हम इसको यही कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आर्बिट की तादाद बढ़ाते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है। सेकंड आर्बिट जो है वो 4 टाइम अवे है, आपके सामने ही है, ठीक है। एंड सेकंड आर्बिट, ठीक है, 4 टाइम अवे है, ये देखें ना यहाँ से सेकंड आर्बिट जो है, फर्स्ट इसका 4 आता है ना, तो सेकंड आर्बिट पहले आर्बिट से 4 टाइम, तो उसके बाद जो आपके पास है तीसरा आर्बिट आता है वो कितने टाइम अवे होगा पहले आर्बिट से, ये देखें, सॉरी मैं इधर रूल लगाना भूल गया।
दूसरा ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से 4 टाइम, और जो तीसरा ऑर्बिट है वो पहले ऑर्बिट से कितने टाइम अवे है, 9 टाइम। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एन, जो एन की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूँ, 0.529, और यहाँ मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो इसका आंसर जारी पता 16। तो हम इसके बारे में यही कहते हैं कि जो है द सेकंड ऑर्बिट इज़ 4 टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड द थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम अवे फ्रॉम, एंड सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट इज़ द 16 टाइम। ठीक है, 16 टाइम। सेकंड ऑर्बिट इज़ 4 टाइम, थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम, सेकंड ऑर्बिट इज़ द एंड द फोर्थ ऑर्बिट इज़ द 16 टाइम। ठीक है, अब इसमें कुछ जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी उसके कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी जो थे ना एक्सरसाइज के अंदर, जो ना उसके क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट। भाई इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो रेडियस का प्रोटॉन नंबर से इन्वर्स है, 4 से इन्वर्स है, मास से इन्वर्स है, एन से डायरेक्ट है। जितना नंबर शेल नंबर होगा उतना रेडियस होगा, और जो रेडियस मास का रेडियस से इन्वर्स है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका कि जनाब ये आप इक्वेशन ये ड्राइव भी हमने किसके रिजल्ट भी हमने देखे थे कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। जिस तरह मैंने ड्राइव करके भी आपको बताया था बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, रेडियस कम है, तो उसकी रफ्तार भी ज़्यादा है। ठीक है, उसका मास भी ज़्यादा है। रेडियस कम, वेलोसिटी भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा। रेडियस ज़्यादा, वेलोसिटी भी कम, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, कम है, तो वहाँ लगे तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर क्या ज़्यादा है। तो ये डेरिवेशन ऑफ रेडियस थी, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम करवाते हैं।